नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभ्युत्थान क्लासेस पर। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत के जो महत्वपूर्ण वंश हैं खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। इन चार वंशों के बारे में हम पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत अपने चरमोत्कर्ष पर कब पहुंचा, कैसे उसका पतन हुआ, मुगल साम्राज्य की एंट्री भारत में कैसे हुई। इन सारी चीज़ों को हम इस टॉपिक के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा रहने वाला है क्योंकि इसके बाद हम दिल्ली सल्तनत हमारी कंप्लीट होगी और हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मुगल एम्पायर के बारे में। ठीक है, तो 1290 में समाप्ति हो जाती है किसकी? गुलाम वंश की। गुलाम वंश या मामलुक वंश। ठीक है, गुलाम वंश की समाप्ति हो जाती है क्योंकि मोहम्मद गौरी के 1192 के जो तराइन का सेकंड वॉर हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, मोहम्मद गौरी की जीत हुई। लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर शासन नहीं करता है, लेकिन अपने कुछ गुलामों को यहाँ के गवर्नर बना करके भेज देता है। एटलीस्ट 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। उस टाइम पर कुछ और गवर्नर थे, उनको एरिया बांट रखे थे, जैसे ताजुद्दीन यालदौज, नासिरुद्दीन कोवाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इसने वैवाहिक संबंध भी स्थापित करे, किसी की बेटी से शादी करी, किसी को अपनी बेटी ब्याह दी, किसी से कोई और संबंध स्थापित करे। इस प्रकार के काफ़ी इसने संबंध बनाए। ठीक है, वो इसलिए थे जिससे कि अपने राज्य को एक कर सके, सुदृढ़ कर सके और उसकी सुरक्षा कर सके। इस तात्पर्य से इसने वैवाहिक संबंध स्थापित करे थे जो अन्य गवर्नरों के साथ में, लेकिन ज़्यादा टाइम तक वो चले नहीं। और 1210 में इसका एक गवर्नर था इल्तुतमिश, वो क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। 1210 से 1236 तक, 1210 से लेकर 36 तक इल्तुतमिश शासक रहता है। उसके बाद रजिया सुल्तान बनती है उसकी बेटी। तो इल्तुतमिश के टाइम पर ये जो दिल्ली सल्तनत है इसने खूब तरक्की करी, खूब इसका साम्राज्य बढ़ा। ठीक है, और बहुत मजबूत स्थिति में इसने दिल्ली सल्तनत को पहुंचा दिया। 36 से 40 तक रजिया सुल्तान रही, उसके बाद में नासिरुद्दीन महमूद रहा। उसके पश्चात में एक दो शासक रहे जो एक एक दो दो साल ही शासन कर पाए, लेकिन नासिरुद्दीन महमूद ने 40 से 65 तक का टाइम निकाला, 46 से 65 तक का। ठीक है, और उसके बाद 65 से 90 तक जो रहता है वो था गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन के लास्ट में उसके जो पौत्र रहते हैं क्यूमार्स, कैखुसरो और कैकुबाद, ये चार रहते हैं। तीन इसके जो पौत्र थे वो शासन करते हैं, लेकिन इनका एक सेनापति हुआ करता था जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी जो अंतिम शासक था गुलाम वंश का कैकुबाद, उसकी हत्या करके उसकी जो बॉडी थी उसको यमुना में फेंकवा दिया। और जलालुद्दीन खिलजी, इसका नाम पहले कुछ और हुआ करता था, लेकिन इसने जलालुद्दीन की उपाधि धारण करी और एक कलाकोरी का दुर्ग है उसमें इसने अपना राज्य करवाया। और जो हत्या करके जो इस गद्दी पर बैठा जलालुद्दीन खिलजी और खिलजी वंश की इसने स्थापना करी, उसको कहते हैं खिलजी क्रांति। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी बैठ जाता 1290 में। इसकी एज थोड़ी ज़्यादा थी, एवं 65-70 की समथिंग इसकी एज थी। उसके पश्चात में इसका एक भतीजा होता अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है और वो किसकी हत्या करता है? वो अपने चाचा की हत्या कर देता है। उसके बाद में शिहाबुद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक और नासिरुद्दीन खुसरफ शाह। इस प्रकार से लगभग 30 वर्ष तक ये लोग शासन कर पाते हैं, जिसमें सबसे जो लंबा शासन है वो अलाउद्दीन खिलजी का रहा, लगभग 20 वर्ष। ठीक है, और उसने ही मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने टाइम पर दिल्ली सल्तनत को सबसे ज़्यादा क्या उसका विस्तार किया। उसके अलावा कोई शासक ऐसा नहीं हुआ पूरी दिल्ली सल्तनत में जो कि 300 साल के इतिहास में उसका इतना ज़्यादा विकास कर पाया हो। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने इसका बहुत विकास किया। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी को माना जाता है। ठीक है, और उसकी हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी उसका वास्तविक संस्थापक बना खिलजी वंश का। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ते हैं। ये खिलजी वंश का संस्थापक था और 1290 से 96 तक इसने शासन किया। वजीर के अधीन आय व्यय की देखरेख के लिए इसने एक डिपार्टमेंट की स्थापना करी, जिसमें जो भी इनकम हो रही है और जो भी एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, जो भी खर्च हो रहे हैं, उनके हिसाब किताब के लिए दीवानी बपूफ नाम से एक डिपार्टमेंट बनाया इसने। ठीक है, कैकुबाद ने क्या किया था? इसको समाना का सूबेदार बना रखा था और सरे जहाँ यानी अंगरक्षक नियुक्त कर रखा था और शाइस्ता खां की इसको उपाधि धारण कर रखी थी। लेकिन
गुलाम वंश देख लो, चाहे उससे पहले कोई भी आप डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं, तो आपने एक चीज़ वहाँ पर कॉमन देखी होगी, जो भी व्यक्ति किसी ज़्यादा टाइम तक कोई सिपह सालार रह लेता है, उसकी इच्छा जागृत होने लग जाती है, कैसे भी इस गद्दी पर मैं बैठ जाऊँ, मैं शासक बन जाऊँ। ठीक है, इसी प्रकार से इच्छा किसकी हुई? जलालुद्दीन की। उसने इसको मारा और खुद क्या बन जाता है? राजा बन जाता है। ठीक है, लेकिन इसने जो पुराने शासकों की जो नीति चलती हुई आ रही थी, जैसे बलबन की थी रक्त और लौह की नीति, रक्त और लौह की नीति बलबन ने अपनाई थी। वो क्या करता था, यानी कोई उसका विरोध करता है तो उसका वो दमन कर देता है या उसकी हत्या कर देता है। ठीक है, यानी उसका क्या है, जो मेरा राज है, जो मेरा कानून है, उसको सबको मानने होगा, बाध्य होंगे सब इसको मानने के लिए। उसने इस नीति का अनुसरण किया था। उसने ज़्यादा लोगों को ऐसे पनपने नहीं दिया जो उसके लिए घातक कारगर हों। ठीक, कोई अगर पनपने लगे तो उसकी हत्या कर दो, या फिर उसके परिवार के साथ ऐसी बदसलूकी करो जिससे कि वो दोबारा कोशिश ना करे। इस प्रकार के उसके कई उदाहरण मिलते हैं हमें। ठीक है, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ने ऐसा कुछ नहीं किया और उस नीति को छोड़ दिया, और इसने नीति अपने किसकी? हस्तक्षेप की। जनता की इच्छा से क्या मतलब था? जो जनता क्या चाहती है, एक शासक के प्रति उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, इस प्रकार की इसने नीति अपनाई, उदारता की, और इसने उस गद्दी पर बैठ कर के शासन किया। इसके टाइम पर 1290 में एक दम विद्रोह होता है छज्जू खां के नेतृत्व में। छज्जू खां एक सूबेदार था कड़ा मानिकपुर का। ठीक है, कड़ा मानिकपुर का आप अभी कई बार उल्लेख देखेंगे। कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था छज्जू खां। उसने विद्रोह किया 1292 में। एक इनके यहाँ पर क्या होता है, मंगोल आक्रमण होता है। ये जो टाइम था 12 और 13वीं जो शताब्दी वाला जो टाइम था, उस टाइम पर मंगोलों ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा के पटक रहा था। वो एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना उन्होंने कर रखी थी, लेकिन भारत उनके राज्य से अछूता था, इसलिए बार बार वो कोशिश करते। लेकिन यहाँ के जो राज्य थे वो काफ़ी सुदृढ़ व्यवस्था में थे, केंद्रीय सत्ता स्थापित हो चुकी थी, इसलिए ये लोग उनसे मुकाबला कर सकते थे, क्योंकि वो कभी भी बड़ी संख्या में यहाँ पर नहीं आए, लेकिन छोटे छोटे आक्रमण वो लोग करते रहे लूटपाट के इरादे से। ठीक है, तो 1292 में अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में एक यहाँ पर अभियान आता है, किसका? मंगोलों का। लेकिन उसमें भी ये लोग अपनी जान बचा जाते हैं और कोई नुकसान दिल्ली सल्तनत को नहीं पहुँचता है। ठीक है, 1296 में काड़ा मानिकपुर में दोबारा से एक विद्रोह होता है। किसने किया? वो भी छज्जू खां ने किया। अब उसको दबाने के लिए किसने भेजा? इसने इसको ये भेजता है अपने ये जो आक्रमण होता 1292 का। ठीक है, इसमें कुछ लोग जो जो लड़ने आए थे वो अपने राजा के जैसे लौट जाने की वजह से वो क्या करते हैं, वो यहीं दिल्ली में आकर के बस जाते हैं, और इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। तो दिल्ली के पास में एक जगह थी, वहाँ पर इन सबको ठहरा दिया गया, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया इन सब ने। ये लोग क्या कहलाए? नवीन मुसलमान ये लोग कहलाए। इनकी संख्या थी लगभग 4000। ठीक है, और ये जो लोग जहाँ पर रहने लगे, उस इलाके को मंगोलपुरी के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मंगोलपुरी बना दिल्ली में। 1296 में क्या होता है, कड़ा में दोबारा से विद्रोह हो जाता है। कड़ा मानिकपुर में कौन है सूबेदार? छज्जू खां। उसने दोबारा विद्रोह कर दिया। इस बार ये किसको बेचता है? ये बेचता है अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, पहले उसका नाम क्या था? अली गोरसाब। अली गोरसाब उसका नाम था। और सीधी सी बात है, जिसका भतीजा है, वीर है, पराक्रमी है, तो ये उसमें बहुत ज़्यादा भरोसा करता था और हर विद्रोह के दमन के लिए, किसी अच्छे अभियान के लिए उसको ही भेजा करता था। ठीक है, इसने उसको भेजा। ओके, भेज करके अलाउद्दीन को भेजा, और अलाउद्दीन ने छज्जू खां को इस बार क्या कर दिया? मार दिया। ठीक है, 1296 में छज्जू खां की हत्या करके कड़ा मानिकपुर उसने अपने कब्जे में ले लिया। अब उसके दिमाग में कुछ और चाल चल रही है। वो क्या करता है, अपने चाचा को बुलावा भेज देता है कि आप कड़ा मानिकपुर आ जाओ, मैंने बहुत बड़ा खजाना लूटा है और आप मुझे यहीं पर आकर के शाबाशी दो। ठीक है, कड़ा मानिकपुर पहुंच जाता है जलालुद्दीन खिलजी। वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है दोनों की। वो बताता है कि हमें लूट में इतना सारा माल मिला, वो सारी चीज़ें बता रहा होता है, और ऐसे में क्या वो खुशी से होकर के उसको अपनी गोद में अपने गले लगा लेता है अलाउद्दीन को। ठीक है, और अलाउद्दीन ऐसा मौका पा करके अपनी छुरी से जलालुद्दीन की हत्या कर देता है। अगर आपको ये चीज़ कभी देखनी हो कि क्या प्रकार से उसकी हत्या करी है, पद्मावत मूवी में एक चित्रण किया गया है, अलाउद्दीन ने किस प्रकार से जलालुद्दीन की हत्या करी। इस प्रकार से जलालुद्दीन की हत्या हो जाती है और शासक कौन बनता है? शासक बनता है अपना अलाउद्दीन खिलजी।
जलालुद्दीन की पत्नी है हाँ, जो पत्नी है वो है मल्लिका ए जहाँ। मल्लिका ए जहाँ वो क्या करती है, उसको जैसे सूचना मिली कि ऐसे ऐसे करके मेरी पति की हत्या कर दी है अलाउद्दीन ने, अब वो क्या करेगी कि कैसे भी करके ये दुश्मन इस गद्दी तक नहीं पहुंच पाए। उसने अपने पुत्र रुकनुद्दीन रुकनुद्दीन इब्राहिम को क्या किया, गद्दी पर बैठा दिया। ठीक है, और उसकी सुरक्षा के लिए इसका एक दूसरा पुत्र था जो पाकिस्तान वाले एरिया पे गवर्न करता था, यानी गवर्नर था, उसे भी यहाँ बुला लिया कि भाई तुम दोनों भाई एक साथ रहेंगे तो उसका कम से कम मुकाबला तो कर पाओगे अलाउद्दीन का। तुम्हारे पास में सेना है लेकिन सेना उसके भी पास है, ठीक है, और वो थोड़ा तेज़ भी ज़्यादा पड़ता है, इसलिए इसने गद्दी पर बैठा करके दूसरे भाई को बुला लिया। अब अलाउद्दीन वहाँ से चलता है, उसको पता था कि इतना आसान नहीं है कि जो इतनी उदारतापूर्ण शासन चल रहा था उस राजा को मैंने मार दिया है, इतनी जल्दी जनता मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी दिल्ली की। तो ये क्या करता है, जो इसको लूट का माल मिला था, सोने के चांदी के जो सिक्के लेकर के आ रहा था, ये रास्ते में बांटता हुआ चलता है, लुटाता हुआ चलता है लोगों को, तो लोग पागल हो जाते हैं और अब इसको क्या मान लेते हैं, अपना शासक मान, ये अपना शासक मान लेते हैं अलाउद्दीन को, क्योंकि सीधी सी बात है जो पैसा फेंक रहा है उसका उसका ही जय जयकार जनता करने लग जाती है। ठीक है, सुल्तान की जय हो जाती है, अलाउद्दीन खिलजी जिंदाबाद हो जाता है। उसी टाइम पर ये एक संकल्प करता है कि मुझे ये तो छोटी सी जीत मिली है लेकिन मुझे दुनिया को जीतना है, और सिकंदर ने जितना एरिया जीता था उतना ही मुझे जीतना है। ये अपने आप को सिकंदर सानी कहने लग जाता है, इसने अपने लिए खुद को एक उपाधि दे दी सिकंदर सानी, यानी मैं सिकंदर के बराबर हूँ। ठीक है, और ये अली गोरसाब इसका नाम था। अली गोरसाब अलाउद्दीन खिलजी के नाम से 1296 में दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, और इसके सामने जो परेशानी थी वो इसके भाइयों की परेशानी थी, इसके जो चाचा के लड़के थे, चचेरे भाई, उनसे इनको परेशानी थी, उन दोनों की हत्या कर देता है, उनके विद्रोह को ख़त्म कर देता है। ठीक है, इस प्रकार से गद्दी पर स्थापित हो जाता है। अलाउद्दीन के समय में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए। दावा खां एक मंगोल नेता था, उसके द्वारा सबसे ज़्यादा आक्रमणकारी यहाँ पर भेजे गए और उनको विफल कर दिया गया। ठीक है, राजधानी की सुरक्षा के लिए इन्होंने दिल्ली में एक सीरी का किला बनवाया। अलाउद्दीन ने जब दिल्ली में प्रवेश किया था तो जो कड़ा से माल लेकर के आ रहा था ना, तो उसको बांटता हुआ आया था रास्ते में, जिससे कि लोग उसके समर्थन में खड़े हो जाएं। ठीक है, अलाउद्दीन के समय पर बार बार मंगोलों का आक्रमण होते हैं, जैसे 1297 में एक आक्रमण हुआ, 1299 में 2 आक्रमण हुए, फिर 1305 में एक आक्रमण होता है, 1302 में एक आक्रमण होता है। इस प्रकार से आक्रमणों का दौर चल रहा है, अलग अलग मंगोल नेता आ रहे हैं, लेकिन इनके जो सेनापति हैं, कभी उलुग खां, कभी जफर खां, कभी मलिक काफूर, ये उनका क्या करते हैं, दमन कर देते हैं। लेकिन 1302 का जो अभियान उनका होता है उसमें जो मंगोल आते हैं उन्होंने बहुत भीषण हमला किया, और जो अलाउद्दीन खिलजी था इसने भाग करके सीरी के किले में क्या ले ली, शरण ले ली। लगभग 2 महीने तक उन्होंने घेरा डाल के रखा दिल्ली का। ठीक है, उस घेरे में इनको ज़्यादा कुछ तो प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि वो सब लोग किले में कैद हो गए थे, उनके पास में पर्याप्त तो राशन पानी था खाने पीने के लिए। ठीक है, तो उनको ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन जो आसपास का एरिया था उसको लूट पाट करके ये जो मंगोल हैं वापस लौट जाते हैं। अब ये जो अभियान आते थे इनमें क्या होता था, जैसे 1297 का अभियान आया, उनके जो मंगोल नेता हैं उनको मार कूट के भगा दिए यहाँ से। इनकी जो सेना है उन्होंने क्या किया, उन लोगों को दास बना लिया, उन सब लोगों को क्या ले आए, दिल्ली ले आए, उनकी जो स्त्रियां हैं, उनके बच्चे हैं, उन सबको दास बना के दिल्ली ले आए। फिर इस दोबारा में यही होता है, फिर इस बार भी ऐसे ही होता है। तो ऐसे कर करके जो मंगोलपुरी है उसमें लोग बढ़ते हुए जा रहे हैं। सबसे पहले 4000 लोग आए थे, फिर और लोग आ गए, फिर और लोग आ गए, इस प्रकार से इनके दासों की संख्या बढ़ती जा रही है, इनका जो काम करने वाले लोग हैं उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। क्योंकि ये एक टाइम पर जब तुगलक वंश, लोधी वंश तक जब हम पहुँचेंगे तो लगभग 1,80,000 दासों की संख्या हो जाएगी। दासों के लिए अलग से विभाग बनाना पड़ेगा, तो वो प्रथा यहीं से चल रही है, दास यहाँ से बढ़ते हुए जा रहे हैं। ठीक है, 1305 में दोबारा से एक मंगोल जो आता है आक्रमणकारी, उसका नाम था तारगी, उसने आक्रमण किया। लेकिन इस बार अलाउद्दीन खिलजी तैयार था कि इस बार ऐसे आएंगे तो इनको ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि ये ज़िंदगी भर भूलेंगे नहीं। तो मलिक काफूर को नेतृत्व देता है इस अभियान को रोकने का, और मलिक काफूर इस तारगी को पकड़ करके इसकी क्या कर देता है, हत्या कर देता है, और मंगोल आक्रमण रुक जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसके यहाँ पर मंगोल आक्रमण हुए थे। अब इसके खुद के सैन्य अभियान स्टार्ट होते हैं, क्योंकि इसने अपना वो सिकंदर सानी तो कह दिया, लेकिन ये सिकंदर बनेगा कब, जब ये अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा, लोगों के सामने एक चुनौती पेश करेगा कि हाँ मैं तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। ठीक है, तो इसने अपने जो अभियान है वो भेजना स्टार्ट करे। सबसे पहले करता है गुजरात का अभियान करता है 1298 में। ठीक है, इसने अपने 2 सेनापति उलुग खां और नुसरत खां को भेजा, और वहाँ का जो शासक था रामगढ़ बघेल,
रामगढ़ बघेल गुजरात का शासक है, लेकिन जब इस पर हमला होता है और इनकी सेना भी बहुत बर्बर थी खिलजी की, इनसे डर करके वो भाग जाता है कहाँ पर, देवगिरी पहुंच जाता है रामचंद्र देव के पास में। यानी इसने एक नया दुश्मन बना दिया, यानी जो उसकी हो सकता है शायद उसकी नज़र में हो या ना हो रामचंद्र देव, लेकिन देवगिरी पहुंच करके इसने एक नया दुश्मन पैदा कर दिया खिलजी के लिए। ठीक है, खिलजी के दिमाग में सेट हो गया आइडिया कि अगली बार इसको पटकना है, क्योंकि इसने शरण इसको दी कैसे। सोमनाथ मंदिर को इसने लूटा, ठीक है, और खंबात जो बंदरगाह है उस पर आक्रमण कर दिया इसने। ठीक है, खंबात बंदरगाह को भी जीत लिया। अब सीधी सी बात है, बंदरगाह का यूज किस लिए हो रहा है, व्यापार के लिए। जब किसी राज्य पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या है, वो यही है, या तो वहाँ से धन संपदा हासिल करना, या फिर उनके क्या रिसोर्सेज हैं उन सारी चीज़ों को कब्जे में लेना। गुजरात पर आक्रमण करने का उद्देश्य पहला तो यही है कि वहाँ की जो धन संपदा उसको हासिल करें, प्लस दूसरा ये है कि सबसे जो नज़दीकी दिल्ली से पड़ता है कोस्टल एरिया, जहाँ पर समुद्र लगता है, वो है कौन सा, गुजरात। वहाँ पर बंदरगाह है, तो उनसे बाहरी क्या हो पाएगा, व्यापार हो पाएगा, अरबों के साथ में, तुर्कियों के साथ में व्यापार हो पाएगा, जहाँ तक भी समुद्र लगा हुआ है। इस प्रकार का उसका उद्देश्य था। खंबात बंदरगाह पर उसने आक्रमण कर दिया, उसे जीत लिया। अब वहाँ पर दासों का बाजार लगा हुआ था, तो उस दासों के बाजार में से उसने क्या खरीदा है, किसको खरीदा, मलिक काफूर को। 1000 दीनार दे करके मलिक काफूर को खरीद लिया। वो क्या था, एक हिंदू किन्नर था, हिजड़ा था। ठीक है, उसे 1000 दीनार भी इसलिए कहा जाता है। मलिक काफूर इसका बहुत ज़्यादा खास भरोसेमंद बन जाता है। उसके आगे चल करके क्या बना देता है, सेनापति। हर किसी नेतृत्व के लिए, अभियान के लिए मलिक काफूर को ही भेजता है। रणथंभौर पर आक्रमण करता है 1301 में। चौहान वंश का शासन था रणथंभौर पर। राजस्थान में एक स्थान पड़ता है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर नामक स्थान पड़ता है, उसमें ये स्थान है रणथंभौर दुर्ग। ठीक है, रणथंभौर पर ये आक्रमण करता है। दोबारा से उलुग खां और नुसरत खां को इसने भेजा है, और लगभग 1 साल तक उन्होंने कोशिश करी है, लगभग 1 साल तक कोशिश करते रहे उस किले को भेदने की, लेकिन ये अपने गोला बारूद से भी उस किले को नहीं तोड़ पाए, ना कोई ऐसा रास्ता निकाल पाए जिससे इस किले में घुसा जाए। ठीक है, अब हर आदमी यार, सीधी सी बात है, 1 साल तक इनकी इतनी बड़ी सेना, उसका खर्च, इतने परेशान हो गए। इनको बस ये जिद थी कि जीतना तो है, किसी भी तरीके से जीतें। इस मामले में ये लोग बहुत ज़्यादा जिद्दी हुआ करते थे। जो भी तुर्क थे, अफगान थे, ये पीछा नहीं छोड़ते थे किसी भी चीज़ का। वहाँ का जो शासक है वो था हम्बीरदेव चौहान। हम्बीरदेव चौहान का राजस्थान के इतिहास में बहुत बड़ा स्थान है अपने आप में, लेकिन इंडिया के इतिहास में सिर्फ हम इतना पढ़ते हैं कि रणथंभौर पर आक्रमण हुआ, उस टाइम पर शासक कौन है, हम्बीरदेव चौहान है। उसका एक प्रधानमंत्री है रणमल। कहते हैं ना, घर का भेदी है वो हमेशा लंका ढाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही हुआ। इसका एक प्रधानमंत्री है रणमल। उसने क्या कर दिया, इसके साथ धोखा कर दिया, और सारे राज जा करके किसको बता दिए, वो बता दिए अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी को बता दिए। उसके जो सेनापति हैं उनको, उनके पास में खबर पहुंच गई, ऐसे ऐसे मामला है, ये कमजोरियां हैं किले में, यहाँ से घुसा जा सकता है, इतनी इनके पास में सेना है। सारी कमजोरियां पता लग गई। ठीक है, क्योंकि जब तक हमें किसी का पता नहीं रहता तो हमें ऐसा लगता है कितना बड़ा हुआ है, क्या चीज़ है उसके पास में, पता नहीं कौन सी हथियार ले लेके बैठा है। लेकिन जब उसको पता लगा भाई इनके पास में कुछ नहीं है, छोटी मोटी तलवार है, 10-1000 इनके पास में आती हैं, तुम तो यार लाखों मार सकते हो आराम से, बन के घुसे कैसे, घुसने का रास्ता होता है, किला तो टूटे नहीं आराम से, एक तो इतनी ऊंचाई पर। ठीक है, और ऊपर से लोग आग बरसा देते हैं, कभी कुछ फेंक देते हैं, कभी कुछ फेंक देते हैं, तो यार रास्ता तो बता। तो उसने एक जो सीक्रेट रास्ता था वो बता दिया। रात के अंधेरे में ये लोग किले में घुसे और उसमें इन्होंने किले पर कब्जा कर लिया। युद्ध होता है, और युद्ध में हम्बीरदेव चौहान बहुत वीरता से लड़ता है, और वीरगति को प्राप्त हो जाता है, वो मर जाता है। लेकिन इस युद्ध में जो उसका सेनापति अलाउद्दीन खिलजी का नुसरत शाह इस युद्ध में मारा जाता है। हम्मीर रासो एक ग्रंथ है। ठीक है, हम्मीर रासो के अनुसार जो हम्मीर की जो रानी थी रंग देवी, उसने अनेक जो राजपूत महिला हैं जिनके पति युद्ध में लड़ते हुए मारे गए, वीरगति को प्राप्त हुए, उन्होंने अपनी सतीत्व की रक्षा के लिए, अपनी पवित्रता को बचाए रखने के लिए इन लोगों से, क्योंकि ये क्या करते थे, जैसे किसी भी जगह को इन्होंने जीत लिया तो ये महिलाओं पर अत्याचार करते थे, बच्चों को दास बना कर ले जाते थे, महिलाओं को बाजारों में बेच देते थे, इस प्रकार के बर्बरतापूर्ण कार्य करते थे। तो रानी रंगदेवी ने अपनी जितनी भी राजपूत महिलाएं थी जिनके पति बाहर लड़ रहे युद्ध में, जो शहीद हो गए, वीरगति को प्राप्त हो गए, उन सबको साथ लिया और पानी में कूद करके इन लोगों ने जान दे दी। इसको जल जौहर कहा जाता है। राजस्थान का इतिहास ऐसी अनेक कहानियों से घिरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जितने मुस्लिम आक्रमण होते थे, राजपूत महिलाएं इस प्रकार के ही कार्य करती थी अपनी सतीत्व की रक्षा के लिए।
एक शब्द सुना होगा आपने, साका। साका में क्या होता है, केसरिया, केसरिया और जौहर। जौहर दो तीन प्रकार से हो सकता है, या तो आग में कूद के हो सकता है, या फिर खुद अपनी तलवार से गर्दन को उड़ा दें सब लोग, ऐसा हो सकता है, या फिर किसी पानी में कूद करके हो सकता है। इस प्रकार से जौहर होता है। केसरिया का मतलब है कि जैसे हमें पता है हम 10,000 हैं और सामने हमारे 50,000 की सेना खड़ी है, हमें मरना ही मरना है, लेकिन फिर भी हम उस युद्ध को लड़ने जा रहे हैं। तो इस युद्ध में लड़ने से पहले हिंदू धर्म का जो प्रतीक है केसरिया, इस वस्त्र को धारण किया जाता है। केसरिया धारण करके जो पुरुष हैं वो लड़ने जाते हैं रणभूमि में, और उनकी महिलाएं हैं, उन्हें ये पता है कि हमारे जो ये पति जो गए हैं ये वापस लौट करके नहीं आएंगे, तो वो महिलाएं अपना क्या कर देती हैं, त्याग कर देती हैं, उनके सत्य यानी सती हो जाती है उनके पीछे जल में या अग्नि में कूद करके, उसे कहते हैं जौहर। तो ये दोनों प्रक्रियाएं मिलकर के क्या बनता है, वो बनता है साका। ठीक है, रणथंभौर को जीत लिया। रणथंभौर के बाद में वो चलता है आगे चित्तौड़ की तरफ। अब चित्तौड़ के बारे में जो किंवदंतियां हैं, और किंवदंतियां हैं प्लस उसके अलावा ग्रंथ हैं कई, उनमें भी इस चीज़ का उल्लेख है। जो सबसे ज़्यादा जो मान्य है, मलिक मोहम्मद जायसी ने एक ग्रंथ लिखा पद्मावत। ठीक है, पद्मावत ग्रंथ में एक कहानी लिखी गई रानी पद्मावती के बारे में। रानी पद्मावती सिंघल देश की राजकुमारी है, सिंघल श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका की राजकुमारी है, लेकिन उस पर इतना ज़्यादा मोहित हो जाता है राणा रतन सिंह, उसे अपने साथ शादी करके चित्तौड़ ले आता है। वहाँ पर एक पंडित था राघव चेतन, राघव चेतन नाम का एक पंडित था। वो कुछ ऐसी बदतमीजी बदसलूकी रानी के साथ करने की कोशिश करता है, इसलिए उसको क्या देश निकाला दे दिया। लेकिन वो भटकता हुआ एक संकल्प ले लेता है कि कैसे भी करके चित्तौड़ को, इस मेवाड़ को मुझे बर्बाद करना है। वो पहुंचा था अलाउद्दीन खिलजी की शरण में। अलाउद्दीन प्लानिंग कर ही रहा था लड़ाई करने के लिए, क्योंकि उसे तो पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करना है ना। रणथंभौर पर वो कर ही चुका है, उसके अलावा और जो आसपास जो वाले एरिया हैं उनके ऊपर भी आक्रमण करता हुआ जा रहा है। उसकी नज़र चित्तौड़ पर तो है ही। अब ऐसे में पहुंच जाता राघव चेतन, दोबारा से कौन, विभीषण पहुंच गया, यानी घर का वेदी पहुंच गया। ठीक है, वो क्या कहता है कि महाराज ये आप फालतू में इधर उधर लड़ते हुए डोल रहे हो, असली चीज़ यहाँ नहीं है, असली चीज़ है चित्तौड़ में। मान की बताओ, एक्सप्लेन करो क्या कहना चाहते हो। वो कहता है कि अगर आपको एक जादू की छड़ी मिल जाए तो आप क्या करोगे, ये मैं दुनिया जीत लूँगा। तो वो जादू की छड़ी है रानी पद्मावती, राणा रतन सिंह की पत्नी। अगर तुम उसे प्राप्त कर लेते हो तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा इस दुनिया में, यानी वो औरत जिसके पास है ना उसके लिए सब कुछ मिल जाएगा। इतनी सुंदर है, उसके बहुत ज़्यादा बखान करता है। तो पागल हो जाता है अलाउद्दीन भी कि है कितनी सुंदर, उसे मैं भी तो देखूं। अब देखने के लिए तो उसे युद्ध करना पड़ेगा, उसे अटैक करना पड़ेगा। वो अटैक कर देता है सीधा चित्तौड़ के ऊपर। 7 महीने तक घेरा डाल के रखते उसकी सेना। पागल हो जाते हैं वो लोग, गर्मी में, तपस में, बरसात, सब कुछ उन्होंने झेलिया 7 महीने में। वो लेटर भेजते हैं रतन सिंह के लिए कि भाई हम आपसे सुलह करना चाहते हैं कि आप लोग आ जाओ। 7 महीने तक उन्होंने किले को घेर के रखा है। अब रतन सिंह ने क्या किया, अपने जो आसपास के गांव सब लोगों को किले में बंद कर रखा है। ठीक है, अब बंद कर रखा है तो वहाँ का राशन पानी सारी चीज़ें संसाधन खत्म होने लगेंगे। अब रतन सिंह भी चाह रहा था कैसे भी करके इस कहानी का एंड हो, कैसे भी, या तो लड़ाई हो जाए या फिर चला जाए। अब वो रतन सिंह को बुलाता है बाहर कि साहब हम आपसे वो करना चाहते हैं, संधि करना चाहते हैं, आप बैठ के आपस में विचार विमर्श कर लेते हैं। अपने खेमे में बुला लेता है उसे, जो वहाँ पर उनके टेंट तम्बू वगैरह लगे हुए थे, जहाँ सेना ठहरी हुई है। उसे वो कैद कर लेता रतन सिंह को धोखे से बुला करके। कैद कर लेता है। इसकी जानकारी पता चली इसको पद्मावती को। पद्मावती तुरंत एक प्लान तैयार करती है, लगभग 1500-1600 डोलियाँ तैयार करवाती है, और उन डोलियों में कहती है कि मतलब एक एक राजपूत सैनिक है उसको बैठा दो। इसका नेतृत्व आला वो क्या नाम है उनका, गोरा बादल 2 भाई थे, उनके हाथ में दे दिया कि तुम्हारा काम है कैसे भी करके तुम्हें अपने राजा को छुड़ा करके लेके आना, मैं भी तुम्हारे साथ में चल रही हूँ। ये लेटर भेज जाता किसको, उसके पास पहुँचा दी जाती है खबर अलाउद्दीन के पास में कि रानी पद्मावती खुद आ रही हैं, लेकिन उनके साथ में लगभग 1600 उनकी जो दासियाँ हैं वो भी आ रही हैं। अब 1600 अगर पालकी हैं तो 1600 पालकियों को पकड़ने के लिए कम से कम 2-2 लोग तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, 1600 पालकियों के साथ में 2-2 लोग भी हैं तो कितने हो गए, 3200 प्लस। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 2 ही लोग लेकर के चलेंगे, उनके साथ और भी लोग थे, यानी कि कम से कम 5,500-6,000 के समथिंग इनकी सेना टोटल तैयार हो गई।
कुछ डोलियों में बैठे हैं, कुछ लोग इनके तौर पर हैं जो पालके उठाने वाले के तौर पर हैं। ठीक है, ये सब लोग पहुंच जाते हैं उनके खेमों में। रानी कहती है, अपनी डिमांड रखती है कि अलाउद्दीन से मिलने से पहले मैं कहाँ जाऊँगी, रतन सिंह से मिलूंगी एक बार, उसके बाद मैं अलाउद्दीन के पास जाऊंगी। अब वो कैसे भी करके उसको, रतन सिंह को कैद से छुड़ा लेती है और उसको अपने साथ लेकर के गुप्त रास्ते से चली जाती। लेकिन ये जो 5,500 लोग हैं, ये केसरिया धारण करके गए थे और ये वहाँ पर उस सेना पर टूट पड़ते हैं और एक बहुत भीषण लड़ाई होती है। ये बहुत वीरता से लड़ते हैं गोरा बादल। राणा रतन सिंह भी इस युद्ध में कूद पड़ते हैं। पद्मावती ने पूरी तैयारी कर रखी थी कि राणा रतन सिंह को बचा करके लेके आना है, जौहर करना है, ये सारी व्यवस्था उसने कर रखी थी। रतन सिंह को एक बार बचा करके और वो ये युद्ध स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लोग लड़ते हैं, मरते हैं, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी इस चित्तौड़ को जीतने के बाद भी पद्मावती को हासिल नहीं कर पाता है, क्योंकि वो अपनी 1600 महिलाओं के साथ में क्या कर लेती है, वो कर देती हैं, जौहर कर देती हैं, अग्नि में कूद जाती हैं। इस प्रकार से अलाउद्दीन चित्तौड़ को तो जीता, लेकिन पद्मावती को भी हासिल नहीं कर सका। चित्तौड़ पर जितने भी लोग वहाँ पर इकट्ठे हो रखे थे, जो आसपास के गांव के लोग थे, यानी उसके राज्य में जो आते थे, उन सबको अपनी सुरक्षा के लिए उसने यहाँ रखा हुआ था रतन सिंह, जिससे कि लोग बागों को मारे नहीं, ये जो सेना है दिल्ली की। ठीक है, तो उन सब लोगों को किसने, अलाउद्दीन ने मौत के घाट उतार दिया और उस पूरे किले को वीरान कर दिया। अब वहाँ पे अपने बेटे को उसने शासक घोषित कर दिया, खिज्जर खां को। खिज्जर खां शासक तो बना दिया, लेकिन वो शासन किसके ऊपर करे, वहाँ आदमी तो कम से कम ना, वहाँ बंदा ना बंदे की जात, सबको मार दिया इन लोगों ने। तो उसको दोबारा से बसाते हैं खिजराबाद को, और दूर दूर के जो गांव थे वहाँ से ला कर लोगों को वहाँ बसाया जाता है और उस जगह को आबाद कर दिया इन लोगों ने, और आबाद करके उसको क्या नाम हो गया, खिजराबाद। ठीक है, किसने आबाद किया, खिज्र ने, और आबाद हुआ है तो खिजराबाद हो गया वो। ठीक है, बाद में दोबारा से वो चित्तौड़गढ़ होता है 1311 में। चित्तौड़गढ़ के अलावा अब इसके पास में सिर्फ जालौर रह गया है। जालौर पर एक कब्जा कर वो शासन वो करता है, अटैक, और वहाँ पर कन्नड़ देव शासक है, वो लड़ता है वीरता से, लेकिन जालौर का दुर्ग है उसे जीत लेता है, सिवाना के दुर्ग को, और राजस्थान की जो विजय है वो कंप्लीट हो जाती है, यानी पूरे राजस्थान पर अब किसका शासन है, दिल्ली सल्तनत का शासन है। ठीक है, अब ये चलता है, यानी कि ये अपना उत्तर भारत तो कंप्लीट हो गया। पहले से दिल्ली की जो डायनेस्टी है वो काफ़ी बड़ी है बलबन के टाइम पे भी। ठीक है, अब ये जो थोड़ा बहुत रह रहा था राजस्थान वाला एरिया, ये भी कंप्लीट हो गया, गुजरात तक ये लोग पहुँच गए। ऊपर उत्तर पश्चिम सिंध प्रांत, सिंध, लाहौर, पंजाब, ये पूरा एरिया इनके पास में ही, उधर बंगाल तक इनका राज्य है। अब उत्तर भारत कंप्लीट है। अब चलते हैं कहाँ, विंध्याचल को पार करते हैं और हम चलते हैं दक्षिण में। दक्षिण में कौन कौन से इसकी चुनौतियाँ हैं, वो हैं देवगिरी के यादव हैं, तेलंगाना के काकतीय वंश हैं, द्वार समुद्र के होयसल वंश हैं, और मदुरै के पांडे हैं। ठीक है, इनके राजा रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव, वीर कल्लाल, वीर पांडे और सुंदर पांडे, इस प्रकार से यहाँ के राजा हैं। ये आप मैप के माध्यम से देखें, ये दिल्ली है, ये दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली से ये कहाँ गया, सबसे पहले 1299 ये जाता है गुजरात, 1303 में जाता है चित्तौड़, 1301 में जाता है रणथंभौर। ठीक है, ये एरिया इसका बचा हुआ था, ये एरिया इस प्रकार से बचा हुआ था इसके उसमें से, डायनेस्टी में से। ठीक है, अब इसने ये पूरा एरिया किसने कवर कर लिया, 1311 तक इसने जीत लिया, किसको, रणथंभौर को, गुजरात को, चित्तौड़ को, जालौर को जीत लिया। अब उसके बाद ये कहाँ जाएगा, अब उसके बाद जाता है नीचे, देवगिरी जाएगा। देवगिरी के रास्ते में मांडू को जीतता हुआ जा रहा है 1305 में, देवगिरी पहुँच गया। देवगिरी के जो यादव हैं उनको इसने हरा दिया। फिर ये आगे बढ़ता है उधर बारंगल की तरफ, फिर ये बढ़ता है होयसलों की तरफ, होयसल द्वार समुद्र जीतने के बाद फिर ये बढ़ता है तंजावुर मदुरई के पास, जहाँ पर कौन है, वहाँ पर है पांड्य। ठीक है, 1202 1203 में 1302 में ये पहुँचता है इधर से बारंगल, और बारंगल को जीत लेता है। कड़ा मानिकपुर में 1296 में कांड हो चुका है। कड़ा मानिकपुर को जीतने के बाद में ये क्या बना था, शासक बना था। इस प्रकार से ये इसके सैनिक अभियान है वो चलते हैं। देवगिरी पर आक्रमण करता है 1306 में, मलिक काफूर को भेज देता है। मलिक काफूर को भेजा, इसने रामचंद्र देव को पराजित कर दिया। ये वही शासक है रामचंद्र देव जिसने रामकर्ण बघेल को, जो कहाँ का शासक था, गुजरात का, उसको क्या दी थी, शरण, गुजरात शासक को शरण दी थी। ठीक है, रामचंद्र देव को पराजित कर दिया। अलाउद्दीन के दरबार में उसे किया गया, पेश किया गया। अब इसका जो उद्देश्य है वो ये नहीं है कि प्रत्यक्ष रूप से वहाँ का शासन करे, कि इसको पता कि वहाँ की जो भौगोलिक कंडीशंस हैं उसमें हम लोग नहीं शासन कर सकते, कि यानी उससे पहले भी कोई शासक नहीं कर पाया, उसके बाद भी कोई प्रत्यक्ष शासन वहाँ पर नहीं कर पाएगा। तो ये उसे अपने दरबार में बुलाता है, उसे राय रायन की उपाधि देता है,
कि आप राय रायन हो और आप जाओ अपने राज्य पर आराम से राज्य करो, और उनके लिए कुछ परसेंटेज फिक्स कर देता है कि आपको जो आपकी राज्य की आय है उसका इतना परसेंट हमें हमारे पास में पहुंचाना होगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो हम अपना आदमी भेजेंगे आपके साथ में, अपनी सेना भेजेंगे, वो आपकी सुरक्षा करेंगे, आप जाओ। इसका पुत्र होता है शंकर देव। शंकर देव ने कुछ टाइम बाद 6-7 साल बाद दोबारा से विद्रोह कर दिया। 1313 में मलिक कफूर दोबारा से पहुंचता है और वहां पर अटैक करता है। शंकर देव के विद्रोह को दमन करने के लिए भेजा मलिक कफूर को। मलिक कफूर अब सेनापति हो चुका है, सबसे ज़्यादा जो करीबी है हाँ किसका, अलाउद्दीन का, वो है मलिक कफूर। ठीक है, मलिक कफूर को भेजा, देवगिरी पर आक्रमण किया और शंकर देव को इसने मार दिया। ठीक है, नेक्स्ट वारंगल देखते हैं। वारंगल में पहले ही आक्रमण हो चुका है 1303 में। 1303 में अलाउद्दीन ने एक अटैक किया मलिक छज्जू के नेतृत्व में। ये मलिक छज्जू वो नहीं है जो कि वहाँ पर मारा गया है, ये मलिक छज्जू अलाउद्दीन की सेना में ही है। ठीक है, इसके नेतृत्व में एक अभियान भेजा, कहाँ के लिए, वारंगल के लिए। वारंगल में प्रताप रुद्रदेव सेकंड वो है शासक हैं, उसको पराजित किया। ठीक है, किसने, मलिक छज्जू ने। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ता है द्वार समुद्र की तरफ। द्वार समुद्र में मलिक कफूर के नेतृत्व में अभियान जाता है और बील भल्लाल तृतीय को क्या कर देते हैं, पराजित कर देते हैं। और उसके बाद में जो मदुरै अभियान है, मदुरै और तंजावुर वाला जो अभियान है, उसमें ये साथ जाता है इनके बीर भल्लाल। ठीक है, मदुरै अभियान है 1311 में। अब मदुरै में कौन है, मदुरै में जो शासन है वो है पांड्यों का, यानी पांड्य शासक है। लेकिन वहाँ पर दो भाई हैं, दोनों के आपस में लड़ाई चल रही है। कौन कौन, सुंदर पांडे और वीर पांडे। ठीक है, सुंदर पांडे ने बुलावा भेजा किसको, अलाउद्दीन को। अलाउद्दीन ने किसको भेज दिया वहाँ पर, एक तो जो हाँ वारंगल का जो द्वार समुद्र का जो शासक है, जो बीर भल्लाल, वो हारा है जो, एक तो वो है। उसके अलावा मलिक कफूर है। इन दोनों की संयुक्त सेना जाती है कहाँ, ये पहुँचती है पांड्यों के राज्य में, मदुरै और तंजावुर। ठीक है, और वहाँ पर किसने बुलाया इनको, न्योता किसने दिया कि भाई आप आओ और मुझे गद्दी बैठा जाओ किसी प्रकार से मेरे भाई को मार के। सुंदर पांडे ने बुलाया है वीर पांडे को पराजित करने के लिए। ठीक है, मलिक कफूर ने यहाँ पर आक्रमण किया, वीर पांडे उसके खिलाफ खूब लड़ा, धन संपदा यहाँ से प्राप्त तो कर ली, लेकिन जो राजनीतिक रूप से जो और जितने इनके आक्रमण थे पहले वो सक्सेसफुल रहे थे, उतना ये नहीं हो पाया, सक्सेसफुल नहीं रह पाया। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिणी भारत के जो शासक हैं उनको कब्जे में लेकर के उनसे कर वसूला है। ठीक है, धन संपदा हासिल करी है, लेकिन अधिराज्य की नीति को अपनाया है, यानी कि लेकिन इसने जो सिस्टम यहाँ का रखा है वो रखा है डोमिनियन स्टेट वाला। ठीक है, जिस प्रकार से राज्य होता है, एक राज्य होता है, राज्य के ऊपर केंद्र है, उसी प्रकार से एक सिस्टम रखा कि यहाँ के जो शासक हैं वो मेरे नियंत्रण में हैं, मुझे टैक्स भेजेंगे, परंतु शासन पूर्ण रूप से इनका रहेगा। इस प्रकार से इसने अधिराज्य की परिकल्पना को नीचे रखा साउथ वाले हिस्से में। अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ सुधार भी करे, एक योग्य प्रशासक भी था, ये योद्धा भी अच्छा था और पूरे भारत को इसने जीत भी लिया था। ठीक है, सिकंदर सानी की उपाधि इसने धारण करी थी, स्वयं को जिले इलाही भी इसने बताया, लोगों ने इसको माना भी। ठीक है, राजत्व का जो सिद्धांत था वो अमीर खुसरो ने प्रतिपादित किया। उसने अपनी एक पुस्तक लिखी अमीर खुसरो ने, वो थी खजाइनुल फतूह। ठीक है, उसमें अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान बता दिया, जनता का चरवाहा बता दिया, यानी कि इनके जो दरबारी कवि होते थे, विद्वान होते थे, उनका काम यही था कैसे भी करके राजा की बड़ी से बड़ी प्रशंसा हम करें, उनसे इनाम प्राप्त करें। कुछ लोग अच्छा भी लिखते थे, कुछ लोग अच्छा ऐसे लिखते थे, जो भी एग्जैक्ट कंडीशन चल रही है उनको भी लिखते थे, लेकिन मोस्टली राजा की तारीफ में इनको लिखना ही होता था, क्योंकि उसके दरबार ही हैं। उसके दरबार में अगर उसके शान में कसीदे नहीं पढ़ेंगे तो इनकी तरक्की कैसे होगी, और राजा इनको रखेगा ही क्यों दरबार में। तो इनका काम तो यही है कि सरदार ने चावल कुछ भी कह दिया उस पर जोर जोर से हंसना है। ठीक है, विश्व का सुल्तान कह दिया, जनता का चरवाहा उपाधियों से इसको संबोधित कर दिया। सेना की भर्ती के लिए आरिज ए ममालिक नामक एक पद नियुक्त किया गया। ठीक है, सैनिकों को नगद वेतन स्टार्ट किया। सबसे पहले सैनिकों को नगद वेतन का जो फॉर्मूला मिलता है वो यहीं से मिलता है, खिलजी वंश से। ठीक है, सैनिकों को हुलिया लिखवाने। हुलिया क्या होता है कि जैसे हमारी कोई सेना लड़ रही है दो, अब हमें ये नहीं पता चल पा रहा हमारी सेना कौन सी है, इनकी सेना कौन सी है, क्या पता हम उल्टे काटने लग जाए अपने लोगों को। इसलिए इसने अपने ड्रेस कोड निर्धारित किया और उनको कुछ चेहरे पर कुछ निशान वगैरह लगाने के लिए कहा कि मेरी जो सेना है वो कम से कम डिफरेंट तो दिखनी चाहिए दूसरी सेना से। इस प्रकार से उसने हुलिया लिखवाने का कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया और घोड़े को दागने की प्रथा स्टार्ट करी। घोड़े को दागना क्या है कि लोहे की मोहर लेकर के उसको गर्म करके आग में घोड़े के ऊपर लगाई जाती, जिससे कि पता लग जाता। उनका कुछ प्रतीकात्मक शब्द रहता होगा, हो सकता है इस प्रकार से लिख देता हो के, और
के ऊपर इस प्रकार से होता हो, कोई गोला हो और के लगा दिया उस पर कि खिलजी की सेना है। या फिर इस प्रकार से जो आपने धूम 2 मूवी देखी होगी, धूम 2 में ऋतिक ऋतिक रोशन जो कहीं भी चोरी करता है तो ए छोड़ देता है ऐसे करके। तो हो सकता है अलाउद्दीन का ए होता हो, उसके ऊपर घोड़े के ऊपर मोहर लगा दी, ये अलाउद्दीन का घोड़ा है। इस प्रकार से इसने प्रथाएं चलाई। गैर मुसलमानों से कुल उपज का नेट 50% लेने लग गया, और जो मुसलमान है उनसे 25% भाग किस में ले रहा है, ये टैक्स के रूप में ले रहा है। इसने टैक्स का ये टैक्स बहुत ज़्यादा वसूल करने लग गया है। ठीक है, इसने 25% तो कर दिया किस पर, मुसलमानों पर, और 50% कर दिया हिंदुओं पर। चाहे भले तुम नगद दो या अनाज के रूप में दो। कालाबाजारी रोकने के लिए इसने दीवान रियासत नामक विभाग बनाया, सहनाई मंडी बनाया, बरीद मंडी बनाया। यानी इस प्रकार से इसने 3 पद बनाए, उन पर अधिकारियों को नियुक्त किया, किस प्रकार से सारी चीज़ें कंट्रोल रहनी चाहिए। ठीक है, मंडी वाला जो पोस्ट थी वो दे दी सहनाई मंडी। युद्ध में जो माल लूटा जाता था वो अलाउद्दीन ने 4/5 कर दिया, यानी कि जो भी माल लूट में आएगा उसका 80% मेरे पास रहेगा। उससे पहले क्या होता था कि मोस्टली जो माल है वो इन सैनिकों में ही बांट दिया जाता था। भाई सैनिक कोई बिना किसी वेतन के लड़ रहे हैं, बिना किसी वेतन के लड़ रहे हैं, अपनी जान गंवा रहे हैं, अपने परिवार को छोड़कर 2-2 4-4 महीने तो हमारे साथ अभियानों पर जा रहे हैं। उनको क्या मिल रहा है, तो उनको यही मिलता है जैसे लूट का माल है, उसमें से राजा ने जैसे 100 रुपये मिले, 100 में से 70-80 रुपये किसको दे दिए, उनको बांट दिए सेना को, बाकी अपने पास रख लिए। इस प्रकार से होता था, राज्य को उसमें रख लेते थे। लेकिन अलाउद्दीन क्या कर दिया कि भाई मैंने तुम्हारा वेतन सैलरी फिक्स कर दी है, अब तुम जाओ मत जाओ तुम्हारी सैलरी चलती रहेगी, लेकिन जो लूट का माल है ऑब्वियसली मेरे पास रहना चाहिए। घोड़े, मवेशी और दासों, घोड़े, मवेशी और दास, इन सब के बाजार लग रहे हैं। घोड़े अच्छी नस्ल के लेकर के आ रहे हैं, गुजरात के थ्रू आ रहे हैं, अरब से आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ के घोड़े हैं उनके बाजार लग रहे हैं, पशुओं के बाजार लग रहे हैं खरीद फरोख्त के लिए। ठीक है, और जो दास हैं जो उनके द्वारा युद्धों में बंदी बना करके लेके आए जा रहे हैं, उनके भी बाजार लगाए जा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से घोड़े, मवेशी और दास, इनके बाजार लगाए जाने लगे। 1316 में अलाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है, और उसका जो पुत्र है मुबारक खिलजी, मुबारक खिलजी को क्या कर लेता है, मलिक काफूर जो है वो अपने आप को प्रतिनिधि मानने लग गया है, उत्तराधिकारी मानने लग गया दिल्ली सल्तनत का, क्योंकि वो अलाउद्दीन के सबसे ज़्यादा खास था, करीबी था, और उसने सेनापति की भूमिका निभाई थी, इसलिए अपने आप को ज़्यादा योग्य मान रहा है उनकी तुलना में। मुबारक खिलजी को पहले ही इसने बंदी बना लिया कि भाई ये दावा पेश करेगा अपनी गद्दी के लिए। मलिक काफूर ने उसको कैद कर लिया। ठीक है, लेकिन मुबारक ने भी अपनी चालाकी दिखाते हुए और किसी अपने विश्वस्त की मदद से इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी मलिक काफूर की। लेकिन लगभग 30-35 दिन इसने अपने शासन किया था दिल्ली पर, मलिक काफूर ने ये गद्दी पर बैठा था। और ये ऐसा मतलब बहुत ही कम किताबों में ऐसा लिखा हुआ मिलता है, लेकिन ये भी एक तथ्य है। ठीक है, अलाउद्दीन के बाद में सिहाउद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक साहब, नासिरुद्दीन खुसरो साहब, ये शासक बैठे, लेकिन ये अयोग्य साबित हुए। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी पहला ऐसा सुल्तान था जिसने खुद को खलीफा घोषित कर दिया। ठीक है, वैसे तो कोई लक्षण है नहीं इनके बढ़िया, लेकिन उसको खुद ने खलीफा घोषित कर दिया है। बर्नी क्या लिख रहे हैं, बर्नी कह रहे हैं कि कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच में आ जाता था, नंगा ही दौड़ पड़ता उनके बीच में, सब लोग हंस रहे हैं कि महाराज कपड़े कहाँ हैं उनकी, आज का ड्रेस कोड यही है, तुम भी ऐसे हो जाओ। इस प्रकार का पागल राजा हुआ, खुद को खलीफा घोषित कर लिया, नंगा दरबार में आ रहा है, कोई इज्जत नहीं है उसकी जनता में। और जो शासन इसका वो सिमटने लग गया है। लोग हैं जो इनके अधीन कुछ राज्य थे, उन्होंने अपना को स्वतंत्र घोषित कर दिया है, जैसे पंजाब हो गया, दीपालपुर हो गया। ठीक है, ऐसे करके जो काफ़ी राज्य हैं वो इनको स्वतंत्र अपने आप को घोषित करने लग जाते हैं। मुबारक शाह खिलजी की हत्या करके खुसरो शाह शासक बना, उसने अपने आप को पैगंबर का सेनापति कहते, एक से एक बढ़ के आ रहे हैं सब। ठीक है, निम्न वंश का मुसलमान होने के कारण इस्लाम खतरे में है, इसका नारा इसने लगा दिया, जिहाद का नारा दे दिया। पंजाब और दीपालपुर का जो सूबेदार है गाजी मलिक स्थिति को भांप जाता है कि अब स्थिति खराब है, अब कोई ऐसा मौजूद आदमी है नहीं जो शासन कर सके, ये अच्छा मौका है इन पर कंट्रोल करने का। ये क्या करता है, गाजी मलिक उनकी हत्या कर देता है। ठीक है, और खुद शासक बन जाता है। गाजी मलिक किस नाम से शासक बना, ये बनता है गयासुद्दीन तुगलक के नाम से, गयासुद्दीन तुगलक के नाम से ये शासक बनता है दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, 1320 में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी 1320 से चल करके 1412 तक चलती है,
और इसकी जो स्थापना है वो गयासुद्दीन तुगलक करता है, जो किस नाम से है, जो दीपालपुर और पंजाब इन दोनों प्रांत का क्या है, सूबेदार है, गवर्नर है गाजी मलिक। ठीक है। अब तुगलक डायनेस्टी का अगर आप मैप देखते हैं तो इस प्रकार से इसका मैप था, यानी ये पूरा रीजन है, ये छोटा सा इस रीजन छूट रहा है राजस्थान का, ये पूरा गुजरात हो गया, इधर से थोड़ा सा साउथ का रीजन बच रहा है, और ये इधर बिहार उड़ीसा वाला ये कुछ भाग है। बाकी पूरे उत्तर भारत और दक्षिण भारत पर फिलहाल दिल्ली डायनेस्टी के कब्जे में है। ठीक है। अब ये जो तुगलक वंश का स्थापना जिसने करी है गयासुद्दीन तुगलक, इसके बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा। इसका जो पिता था वो तुर्क था, ठीक है, और बलबन का एक दास माना जाता था, बलबन के यहाँ वो काम करता था, तुर्क था। और इसकी जो माता थी वो जाट परिवार से बिलोंग करती थी, जो स्थानीय जाट परिवार था उससे बिलोंग करती थी, यानी कि एक संकर जाति से था। और करोना तुर्क ये इनका जो वंश था वो कहा जाता था, करोना तुर्क। ये वो कोरोना नहीं है जो बीमारी है, करोना तुर्क नामक एक वंश था जो कि तुर्कमेनिस्तान से बिलोंग करता था। ठीक है। इसने इसका पिता था मलिक गाजी, और ये हो गया गाजी मलिक। जो पिता था वो था मलिक तुगलक, और ये हो गया गाजी मलिक। ठीक। गाजी मलिक ने अपना नाम रख दिया गयासुद्दीन। 1320 से 25 तक ये शासक रहा। उसके बाद में इसका पुत्र था जोना खां, 1325 से 51 तक वो रहा। फिरोज तुगलक 51 से 88 तक रहा। ये तीन महत्वपूर्ण है। उसके अलावा एक नासरुद्दीन महमद 1394 से और 1412 तक रहा। ये चार महत्वपूर्ण शासक हैं जो कि तुगलक डायनेस्टी में रहे। अब अपन पढ़ते हैं तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। 1320 से 25 तक इसका शासन रहा है। गाजी मलिक इसका नाम था। इसे गाजी इसलिए कहा गया क्योंकि काफिरों का घातक है, जो कि गैर मुसलमान है उसको मारना, उनको मारने को अपने आप को बहुत अच्छा श्रेष्ठ मानता था ये, और इसने बहुत सारे गैर मुसलमानों को मारा, इसलिए इसको किसकी उपाधि दी गई, गाजी की। जबकि इसने मारा था किनको, जो मंगोल थे ना, मंगोलों को इसने ज़्यादा मारा था, इसलिए इसको काफिर की वो गाजी की उपाधि इसको दे दी गई। ठीक है। मलिक उल गाजी नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसका एक पुत्र था जोना खां। उसके नेतृत्व में भारतीय राज्य मदुरै और बारंगल को दिल्ली साम्राज्य में शामिल किया। बारंगल का नाम बदलकर सुल्तानपुर कर दिया। प्रथम शासक है जिसने नहरों का निर्माण करवाया। बंगाल अभियान से लौटने पर जोना खां द्वारा निर्मित महल के गिर जाने से इसकी मृत्यु हो गई। गयासुद्दीन ने तुगलकाबाद नमक शहर बसाया, नगर बसाया, मकबरे का निर्माण करवा दिया तुगलक शैली में। ठीक है। अब ये तो मैंने आपको फास्ट फास्ट बता दिया। अब मेन क्या है, जो कि पहला जो राज्य है खिलजियों वाला, उसने थोड़ा सा और इसने विस्तार कर दिया। जो स्वतंत्र राज्य हो गए उनको अपने राज्य में मिला लिया है। बारंगल को नाम बदल के सुल्तानपुर कर दिया है। और प्रथम शासक है जिसने नहरें बनवाई। नहर बनवाने का श्रेय इसको दिया जाता है। इसके पीछे इसकी सोच क्या थी, इसकी सोच थी कि मतलब हम लोगों से टैक्स तो इतना ले रहे हैं कि गैर मुसलमानों से तो हम ले रहे हैं 50%, और मुस्लिमों से ले रहे हैं हम 25%। ठीक है। इतना टैक्स हम ना लेकर के ऐसा कुछ करें जिससे इनका प्रोडक्शन बढ़ जाए, उत्पादन बढ़ जाए, तो इससे कि टैक्स अपने आप ही ज़्यादा आएगा, और इतना बोझ हम उस पर जो जनता है उस पर न डालें। तो उसके लिए क्या करेगा, 1/10 तो कर देगा टैक्स को, और नहरें खुदवा दी इसने, जिससे कि नदियों से पानी नहरों के माध्यम से इनकी खेती के पास पहुंचे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो एरिया है वो सिंचित हो जाए। सिंचित होगा तो सीधी सी बात है ऑटोमेटिकली उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ने से ज़्यादा टैक्स भी इनको प्राप्त होगा, और जनता पर ज़्यादा दबाव भी नहीं बढ़ेगा। अब इसका जो बेटा है जोना खां, इसको पता था मैं ही वो बनूंगा शासक, लेकिन ये एक शेख थे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया एक शेख थे। उसको क्या है, बिल्कुल पसंद नहीं करता था ये गयासुद्दीन तुगलक। ये दोनों एंटी पार्टी थे। ये एक धार्मिक संत थे, गयास निजामुद्दीन औलिया। दिल्ली में अगर आप कहीं जाएंगे
तो निज़ामुद्दीन जो स्टेशन है वो इनके नाम पे ही बनाया गया है। उसके पास में एक दरगाह पड़ती है, निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह। ठीक है, एक धार्मिक संत थे, लेकिन ये राजा के बिल्कुल खिलाफ थे और इन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी जौना खां की कि जौना खां एक शासक बनेगा यहाँ का। अब शासक तो बनेगा, लेकिन यार बाप की उम्र तो भी पूरी हुई नहीं है। बाप के दिमाग में पहली आ गई, ये तो यार मेरे बेटे को भड़का रहा मेरे खिलाफ। अब सीधी सी बात है, ये भी जानता है, गयासुद्दीन भी जानता है कि पहले से इतिहास रहा है कि बापों की हत्या करी है बेटों ने। तो इसलिए ये उसके खिलाफ हो जाता है। निजामुद्दीन औलिया को यहाँ से निकालने का आदेश दे देता है, लेकिन वो जौना खां के संरक्षण में, तो यहाँ से निकलता तो नहीं है। एक बावड़ी का निर्माण करवाता है, बावड़ी का निर्माण करवा रहा है, तो उसमें मजदूर लग रहे हैं, और उसी टाइम पर एक किले का निर्माण करवा रहा है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, अब वहाँ भी मजदूर काम कर रहे हैं, यहाँ भी मजदूर काम कर रहे हैं। गयासुद्दीन के आदेश के बावजूद भी वो मजदूर रात भर निजामुद्दीन औलिया की बावड़ी में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब निजामुद्दीन ने उसको सिखा दिया कि भाई तू ही राजा बनेगा, अपने बाप को कैसे भी करके हटा दे। तो इस प्रकार की बातें मान करके जौना खान ने, जब अपना बाप उसका लौट करके आया था बंगाल अभियान से, तो एक महल बनवाया कि पिताजी आपके स्वागत के लिए मैंने महल बनवाया, देखो कितना सुंदर आर्किटेक्ट है इसका। उसने महल में उसको रोका, बढ़िया दारू वारू का इंतजाम करा, लड़कियां आई नाचने, पूरा कार्यक्रम चला रात भर रंगीन, और वो महल इसने गिरा दिया जौना खान ने। महल गिर गया, गयासुद्दीन उसमें दब करके मर गया, और जौना खां शासक बन जाता किसका, दिल्ली का, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से, MBT इसको कहते हैं। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 51 तक शासक रहता है। और इसको गयासुद्दीन को पता था कि ये मेरी औलाद निकम्मी है, ये कुछ करेगी नहीं, इसलिए उसने अपना मकबरा पहले ही बनवा दिया था। तुगलक शैली का जन्म हुआ, उसमें कई शैलियों का मिश्रण करके मकबरा बनवाया था। ठीक है, जौना खां की मृत्यु के बाद में, जौना खान ने पिता की मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि धारण करी और सुल्तान बन गया। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी की रचना तारीख फिरोजशाही, मोरक्को का एक यात्री आया था इब्न तूता, उसके वृत्तांत से इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, कश्मीर और बलूचिस्तान को छोड़कर अब पूरे हिंदुस्तान पर किसका कंट्रोल है, वो दिल्ली सुल्तान के नियंत्रण में है। इब्न तूता का जो वृत्तांत है, किताब उल रहला, इसको भारतीय इतिहास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सोर्स बताते हैं लिटरेसी का। ठीक है, लिटरेचर का जो महत्वपूर्ण सोर्स है इसको बताते हैं किताब उल रहला को। इब्न तूता को दिल्ली का काजी, मुख्य काजी नियुक्त कर दिया है। सुल्तान धार्मिक सहिष्णुनी है, उसने विभिन्न धर्मों के एक दिन फिक्स कर दिया कि उस दिन जैन धर्म के भी आएंगे, बौद्ध के भी आएंगे, मुस्लिम भी आएंगे, हिंदू भी आएंगे, और चर्चा करेंगे इसके ऊपर, धर्मों के ऊपर परिचर्चा करेंगे। दिल्ली से इसने राजधानी को देवगिरी स्थानांतरण कर दिया, और देवगिरी का नाम दौलताबाद कर दिया। ये इसके जीवन का सबसे बड़ा नुकसान का वो रहा, पॉइंट रहा, क्योंकि इसने जो ट्रांसफ़र करी थी राजधानी, वो इसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हुई, क्योंकि दिल्ली ऊपर है और नीचे पूरा अपने हिंदुस्तान है इस प्रकार से। ठीक है, तो इसने सोचा कि यार दिल्ली से यहाँ तक कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, तो एक ऐसी जगह कर लेते हैं अपन फिक्स जहाँ से हम शासन कर सकें। लेकिन वो ज़्यादा कारगर साबित हुआ नहीं, इसको वापस से दिल्ली आना पड़ा। खुरासान अभियान भेजता है, मध्य एशिया के क्षेत्र में अपनी सेना भेजी विस्तार के लिए, और अपनी सेना को अग्रिम वेतन नहीं देता था। अगर कोई 3 महीने 4 महीने के लिए अपना घर छोड़ करके युद्ध लड़ने के लिए जा रहा है, उसके लिए एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा पेमेंट दे करके रखता था, जिससे कि सेना लड़े और ऐसी किसी गलत चीज़ों में ना आए। मुद्रा का प्रचलन किया इसने, चांदी के टके, टके के जो मूल्य, चांदी के टकों का मूल्य कांस्य व तांबे के बराबर कर दिया। दिल्ली की जनता ने अपने घरों में टकसाल लगा ली। अब क्या हुआ, चांदी के जो टके चलते थे, चांदी के टके बोलते थे, और तांबे के जीतल। ठीक है, तो तांबे के जो टके हैं उनकी कीमत अब तांबे और कांसे के बराबर रह गई है। अब बराबर रह गई है, तो लोगों ने क्या करा, चांदी के टकसाल लगा दिए, अपने घरों में सिक्के छापने लग गए कि हम बाजार से सिक्के क्यों लें, अपनी कुछ अनाज वगैरह देकर के सिक्के क्यों प्राप्त करें। उनके घर में कोई चांदी पड़ी है, चांदी को पिघला करके उन्होंने सिक्के बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, दोआब में कर वृद्धि हो गई, कर वृद्धि होते ही अकाल पड़ गया, किसानों ने विद्रोह कर दिया। लेकिन इसने उस चीज़ को भांपा कि भाई अकाल पड़ा है, कर वृद्धि मैंने कर दी है, ये मेरी गलती है, विद्रोह कर दिया लोगों ने। तो इसने क्या किया, अग्रिम ऋण दे दिया, उनको दे दिया लोन, जैसे किसानों को मिलता है ना KCC, किसान क्रेडिट कार्ड मिलता है। ठीक है, उसने उनकी जमीनों के ऊपर क्या दे दिया, उन्हें अग्रिम ऋण दे दिया, और चक्रवर्तन प्रवृत्ति
की कृषि प्रारंभ हुई, यानी कि जो भी टाइम चल रहा है उसके आधार पर एक कृषि कर सकते हैं। अगर सर्दी चल रही है तो सर्दी में ऐसी, गर्मी में ऐसी, यानी इसने फसलों को बदल बदल कर चलने का प्रचलन स्टार्ट कर दिया। भारत पर नियंत्रण हेतु 100 गांवों पर अमीर सादा नामक एक अधिकारी नियुक्त किया इसने, कि जिससे कि अपना प्रशासन मजबूत रहे। प्रत्येक 100 गांव पर एक अमीर हादा कर दिया। जैसे कोई तहसीलदार नियुक्त होते हैं, एसडीएम होते हैं, जिला कलेक्टर होते हैं। 100 गांवों पर जैसे तहसीलदार कर दिया, उसके बाद कोई और बड़ा अधिकारी होगा। इसी टाइम पर हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी। हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना करी। बंगाल क्षेत्र में हाजी इलियास नामक एक व्यक्ति था, उसने स्वतंत्र राज्य की बंगाल राज्य की स्थापना कर दी। ठीक है। उलेमा वर्ग का जो विरोध था, उसके कारण मान्यता से इसको खलीफा से मान्यता प्राप्त करनी पड़ी। जो तुर्की का खलीफा होता था, जिसको कि सबसे बड़ा राजा माना जाता है किसका, इस्लाम धर्म का, ठीक है, उसका सर्टिफिकेट प्राप्त करना जरूरी है अगर तुम कहीं के सुल्तान हो और मुसलमान हो तो। इसने उलेमा वर्ग का जो विरोध हो रहा था, उसके कारण खलीफा से सर्टिफिकेट प्राप्त किया कि राजा बनने का। ठीक है। अपने नाम के सिक्के और खुतबा पढ़वाया। 1351 के सिंध अभियान में ये मारा गया। लेकिन एल्फिंस्टन ने क्या कहा इसके बारे में, ये पागलपंच का अंश था। बदायूं ने क्या कहा, राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई। उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक, इसका चचेरा भाई था मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है। 1351 से 88 तक ये शासक रहता है। बर्नी ने क्या कहा कि फिरोज शाह को अपना उत्तराधिकारी किसने नियुक्त किया था, एमबीटे ने खुद नियुक्त किया था। इसने 4 प्रकार के कर वसूल किए। एक जजिया कर था, जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाता था, और ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूला गया। इससे पहले जो गैर मुसलमानों से लिया तो जा रहा है, लेकिन ब्राह्मणों को उसमें छोड़ा जाता था, लेकिन इसने ब्राह्मणों के ऊपर भी जजिया कर लागू कर दिया। सैनिकों के जो वेतन है वो इसने रोक दिया। उसके अलावा क्या किया इसने, जो जागीरें कोई किसी दूसरे देश को, राज्य को जीत रहे हैं, तो वहाँ की जो जमीन खाली पड़ी हुई है वो उनको जागीर के तौर पर देना स्टार्ट कर दिया सैनिकों के लिए। अब सैनिक भी टेंशन फ्री हो गए, वो भी एक तरीके से लैंड लॉर्ड की तरह बिहेव करने लगे। ठीक है। उनको बंसानों का जागीर देना प्रारंभ कर दिया। एक विभाग बनाया इसने, दीवाने खैरात। खैरात क्या होता है, यानी एक तरीके से दान देना। ठीक है। खैरात उसको कहते हैं दान को। तो दान देने के लिए विभाग बनाया, जिसमें विधवा, महिला, अनाथ और बेसहारा व्यक्तियों को सहायता दी जाती थी। दीवाने बंदगान बनाया, जिसमें क्या था, गुलामों की जो संख्या इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मैंने आपको बताया ना कि जैसे मंगोल आ रहे हैं तो उनके कुछ लोग बना लिए दास, कहीं से जीत करके आ रहे हैं, युद्धबंदी बना लाए। इस प्रकार से दासों की संख्या बढ़ती हुई जा रही थी। लेकिन इसके टाइम पर जो दासों की संख्या वो इतनी ज़्यादा हो गई, 1,80,000। तो इनको एक अलग से डिपार्टमेंट उनकी देखरेख के लिए, उनको संभालने के लिए बनाया गया। ठीक है। दीवाने बंदगान। राज्य की आय का प्रथम बार आकलन करवाया गया। हिसामुद्दीन जुनैदी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। राज्य की जो वार्षिक आय थी उस टाइम पर थी 6,85,00,000 टका। ठीक है। इसने कुछ नगर भी बसाए, हिसार, जौनपुर, फतेहाबाद, फिरोजपुर, फिरोजशाह, कोटला। ठीक है। दिल्ली के आसपास सिरसा, हिसार और हांसी क्षेत्र में 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। इससे पहले एमबीटे ने, और जो गयासुद्दीन तुगलक था सबसे पहले, तो उसने निर्माण करवाया था। एमबीटे ने उस कार्य को आगे बढ़ाया और इस चीज़ पर इसने भी फोकस किया है। इसने भी नहरों का निर्माण और आगे करवाया फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। तकाबी ऋण जो थे, यानी कि जो एडवांस ऋण दे रखे थे, अग्रिम ऋण, उसको माफ कर दिया है। नहरों के जो सिंचित क्षेत्र है, हाव ए सर्व नामक एक कर लागू कर दिया है। पहले क्या हो गया, जब अकाल पड़ गया था, अकाल के टाइम पर बहुत ज़्यादा उनको ज़रूरत थी पैसे की, सहायता की, तो किसानों की सहायता के तौर पर अग्रिम ऋण दिया था एमबीटी ने। ठीक है। अब एमबीटी ने दे तो दिया, भाई चुकाना इनको ही है, इनके ऊपर वजन बढ़ रहा है चुकाने का, जो जमींदार है उनके ऊपर फोर्स कर रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है। तो इसने जब उनके पास शिकायत पहुंची किसानों की, सर ऐसे ऐसे बात है कि हमारे पास जब बहुत ज़्यादा दिक्कत थी तो आपने हमें लोन दिया, लेकिन हम उस लोन को चुकाने की स्थिति में अभी भी नहीं है, कृषि से इतनी पैदावार नहीं हो रही है। तो क्या करता है, चलो ठीक है मैं उसको माफ़ करता हूँ, लेकिन एक नया सिस्टम चालू कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए नहर वगैरह मैंने खुदवा दी हैं, पानी तुम्हारे यहाँ प्रॉपर पहुँच रहा है, सिंचाई हो रही है। तो अब जैसे तुम टैक्स दे रहे हो मेरे लिए 10% टैक्स दे रहे हो, तो इसको एक काम करते हैं 15 कर देते हैं। ऐसा कुछ इसने कर दिया, थोड़ा बहुत इसने टैक्स बढ़ा दिया, जिसको क्या कहा जाने लगा, हाफ ए सर्व। ठीक है। बंगाल पर इसने 2 बार अटैक किया। हाजी इलियास ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी थी, तो इसने 2 बार आक्रमण करने की कोशिश करी, वहां से जीतने की कोशिश करी, नहीं जीत पाया। 1360 में जाजनगर के भानुदेव तृतीय को पराजित किया, और वहाँ का जो जगन्नाथ मंदिर है उड़ीसा का, पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है प्रसिद्ध, उसको नष्ट कर दिया, संपत्ति को लूट लिया। 1365 में कांगड़ा अभियान किया। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, एक डिस्ट्रिक्ट है कांगड़ा। ठीक है।
नगरकोट का एक ज्वालामुखी मंदिर है, वहां से इसने 1300 संस्कृत के ग्रंथ प्राप्त करे और उनका फारसी भाषा में अनुवाद करवा दिया। ठीक है। खुम्सकर में परिवर्तन करके सैनिकों को 80% भाग देना शुरू कर दिया। खुम्सकर क्या था? यह था युद्ध में लूटा गया माल, युद्ध में जो लूटी हुई संपत्ति है, युद्ध में लूटा हुआ माल, इसको बोला जाता था खुम्स। ठीक है। युद्ध में जो लूटा हुआ माल है खुम्स, और इसको इसने सैनिकों में बांटना स्टार्ट कर दिया, यानी 80% माल अब सैनिकों को बांटा जाएगा। ठीक है। जो कि पहले क्या हो गया था कि अलाउद्दीन के टाइम पर जब वेतन स्टार्ट किया था, ठीक है, वेतन स्टार्ट किया था, तो उनके जो खुम्स था उसको कंट्रोल करके किधर डाइवर्ट कर दिया अपनी तरफ, यानी कि जो माल आ रहा है उसमें से 20% तो बटेगा सैनिकों में, 80% आएगा राजकोष में। लेकिन ये चलता रहा। लेकिन इस टाइम पर क्या हुआ है कि जो सैनिक है उनके लिए जागीर देने के वंशानुगत व्यवस्था स्टार्ट कर दी है। ठीक है। और जागीर दे रहे हैं तो यार क्या जरूरत है फिर खुम्स की, लेकिन इसमें फिर भी इन्होंने खुम्स उनके लिए चालू कर दिया है कि भाई तुम लड़के आ रहे हो, लूट के लेके आ रहे हो, तो तुम्हारे लिए ज़्यादा हक है इस पर, 80% हक तुम्हारा। ठीक है। टोपरा का जो शिलालेख है, स्तंभलेख, उसको ये कहाँ ले आए? दिल्ली में ले आए, फिरोजशाह कोटला में स्थापित कर दिया। तारीख है फिरोजशाही में क्या लिखा है कि सहारनपुर से लेकर आए थे। कनिंगम ने लिखा कि हरियाणा के अम्बाला से लेकर के आए थे। मंगवाए एक नहीं, फिरोजशाह तुगलक ने लिखा हुआ सब में यही है, फिरोजशाह तुगलक। लेकिन कन्फर्मेशन नहीं है कि तारीख फिरोजशाही बता रही है कि सहारनपुर से लाए, और कनिंगम बता रहा है, लॉर्ड कनिंगम ये बता रहा है हरियाणा के अम्बाला से लेकर के आए। ये टोपरा का स्तंभ लेख है। मेरठ का जो स्तंभ लेख है वो मेरठ से मंगवा करके शिकार महल के पास में स्थापित करवा दिया है। शिकार महल जब दिल्ली का जो कश्मीरी गेट वाला भाग है उसमें पड़ता है, हिंदूराव हॉस्पिटल जहाँ प्रेजेंट में बना हुआ है। ठीक है। फिरोजशाह के जो उत्तराधिकारी हैं उसमें तुगलक शाह द्वितीय, अबू बकर, नासरुद्दीन मोहम्मद शाह और नासरुद्दीन महमूद शाह हैं। नासरुद्दीन के समय 1398 में समरकंद का एक शासक था तैमूर लंग। उसका नाम तो तैमूर था, लेकिन लंग इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो क्या था? लंगड़ा था एक पैर से। ठीक है। तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया। नासरुद्दीन महमूद उसका ज़्यादा सामना नहीं कर पाया और छोटी सी झड़प में ये हार मान के भाग गया वहाँ से। और तैमूर लंग ने पूरे दिल्ली में तबाही मचाई, पूरी दिल्ली को लूटा, लोगों को इसने काटा बुरी तरीके से। जो फेमस कत्लेआम है उसमें तैमूर, नादिर शाह और अब्दाली, इन 3 लोगों को इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है कि सबसे ज़्यादा जो कत्लेआम किए थे उन लोगों ने किए थे। अब्दाली के बारे में कहते हैं, यानी कितने 1 महीने तक जो यमुना नदी है वो लाल रही थी, इतना खून उसमें बहाया गया था। ठीक है। लोगों को काट काट के उसमें फेंक दिया गया। दिल्ली सल्तनत से जौनपुर, गुजरात और मालवा स्वतंत्र हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि जो केंद्रीय सत्ता है वो क्या हो गई, इस टाइम छीण हो चुकी है। तैमूर लंग का आक्रमण हुआ है, उसकी हिम्मत अब बची नहीं है राज्य को ज़्यादा सुदृढ़ करने की। ठीक है। उसकी स्थिति खराब है क्योंकि आर्थिक स्थिति भी बिल्कुल डाउन हो चुकी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनके माल को लूट लिया गया है। ठीक है। दिल्ली सल्तनत से जौनपुर, गुजरात और मालवा स्वतंत्र हो गए, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया है। ये जो आप ग्रीन वाला जो रीजन देख पा रहे हैं ये है तैमूर का साम्राज्य। तैमूर का बहुत बड़ा साम्राज्य था उधर मध्य एशिया में। मध्य एशिया इनके बाद में एक वंश स्टार्ट होता है, उसको कहते हैं सैयद डायनेस्टी। 1414 से 1451 तक ये रहा। इसमें खिज्जर खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आलम शाह 4 रहे। इनका छोटा सा ये राज्य था, क्योंकि धौलपुर, जो मालवा, जौनपुर वगैरह ये सब स्वतंत्र हो चुके हैं। दक्षिण के राज्य पहले से अधिराज्य हुआ करते थे खिलजी के टाइम पर, लेकिन वो भी अब पूरे स्वतंत्र हैं। और राजस्थान के राज्य हैं, राजपूत शक्ति बढ़ चुकी है, वो भी इनसे स्वतंत्र हैं। इनका छोटा सा राज्य है कि मुल्तान, पंजाब, लाहौर वाला ही रह गया, थोड़ा सा राजस्थान का वाला ऊपर का भाग है, कुछ दिल्ली सल्तनत का एक थोड़ा सा भाग रह गया है। ठीक है। खिज्जर खान ने दौलत खां को 1414 में पराजित किया, दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दौलत खां सेनापति हुआ करता था किसका? नासरुद्दीन महमूद का। इस वंश को सैयद वंश कहा। 37 वर्ष तक इस वंश ने शासन किया है। खिज्जर खां 1414 से 21 तक रहा। तैमूर के आक्रमण के समय इसने हेल्प करी थी तैमूर की। ठीक है। इसको बदले में क्या मिला? दीपालपुर, लाहौर और मुल्तान का सूबेदार बना दिया गया। यानी कि उस टाइम पर जो तुगलक वंश की डायनेस्टी, यानी उसके आधे भाग पर कम से कम ये खिज्जर खां राज कर रहा था। इसको इसलिए ज़्यादा परेशानी नहीं हुई उनको कनकोर करने में। ठीक है। तुगलक वंश के सिक्कों को इसने जारी रखा, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी, और इसने अपने आप को क्या माना? रैयत आला, मतलब कि मैं खुद राजा नहीं हूँ, मेरा जो राजा है
मेरा जो बॉस है वो तैमूर है, ठीक है। तैमूर का मातहत बन के, उसका सेवक बन के इसने वो शासन किया, ठीक है। तैमूर के पुत्र शाहरुख का खुतबा पढ़वाया, खुद को उसको नियमित रूप से कर भेजा जाने लगा। खुतबा उसका पढ़ाया जाता है, यानी जो सुल्तान हो, यानी जिसको ये सुल्तान मान रहे हैं, यानी इसने अपने आप को क्या मान लिया, मातहत मान लिया उनका। उस सुल्तान के जो तैमूर का जो पुत्र है शाहरुख, उसका खुतबा इसने पढ़वा दिया है। 1421 में इसकी दिल्ली में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद मुबारक शाह 21 से 34 तक शासक बनता है। उसने नायब अमीरुल मोमिनीन की उपाधि धारण करी, खुद के नाम का खुतबा पढ़वाया। तैमूर के वंशजों के, शाहरुख हुआ, तैमूर हुआ, इनके नाम हटवा दिए। सिक्कों पर अपना नाम मुइजुद्दीन मुबारक शाह लिखवा दिया। यहया बिन सरहिंदी एक फेमस विद्वान थे, जो इनके तारीख मुबारक शाही के रचनाकार भी हैं। उसको इसने संरक्षण दिया था अपने दरबार में। 1434 में एक हिंदू वजीर ने इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। मुबारक शाह का एक मकबरा बनाया गया दिल्ली में। मोहम्मद शाह 34 से 45 तक शासक रहा। अफगान राज्यपाल बहलोल लोदी को अपना पुत्र का और खाने खाना की उपाधि दे दी, यानी उसको एक दत्तक पुत्र के तौर पर मान लिया इसने, किसको, अपने बहलोल लोदी को, जो उस टाइम पर अफगानिस्तान वाले रीजन का क्या है, गवर्नर है, राज्यपाल है। अलाउद्दीन आलम शाह 45 से 51 तक अंतिम शासक हुआ सैयद वंश का। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद में अलाउद्दीन आलम शाह की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा था। दिल्ली से असुरक्षित महसूस करने पर बदायूं में रहने लगा, यानी कहते हैं कि दिल्ली इसका भाग नहीं था। दिल्ली एक बदायूं नामक स्थान पड़ता है यूपी में, उस जगह पर रह करके उस एरिया, छोटे से एरिया पर राज कर रहा था। और पूरा राज बस ऐसे राम भरोसे चल रहा था, यानी कि पूरी दिल्ली सल्तनत सिर्फ इतनी सी एरिया पर हो गई थी, मतलब सिकुड़ के रह गई थी। इसके टाइम पर सबसे छोटा जो दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य था वो किसके टाइम पर है, अलाउद्दीन आलम शाह के तौर नाम पर है, क्योंकि सिर्फ बदायूं वाला क्षेत्र इसके कब्जे में रह गया था। लेकिन दिल्ली का कोई शासक था नहीं, कोई धनी दौरी नहीं था। तो ऐसे में बहलोल लोधी जो अफगानिस्तान का राज्यपाल है, अफगान राज्यपाल है, वो क्या करता है, वो पूरी दिल्ली को कनकोर कर लेता है। 1451 में बहलोल शाह लोधी के नाम से गद्दी पर बैठ जाता है, अपने नाम का खुतबा पढ़वा लेता है और कबीलाई शासन को बढ़ावा देता है। कबीलाई शासन क्या होता था, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा, बंजारे वगैरह जो कबीले होते हैं एक दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होते रहते हैं, जहाँ भी अच्छी व्यवस्था मिली वहाँ रुक गए, ठीक है। तो ये अपना एक मुखिया रखते हैं, सरदार रहता है। इस प्रकार से ये इसने भी अपने आप को एक सरदार के तौर पर माना। जो इसकी कैबिनेट होती थी, जो भी इसके लोग होते थे आसपास के, उन सबको पास में बैठा था, खुद बीच में उनके साथ में गलीचे पर बैठता और वहाँ से इनकी शासन संबंधी बातें होती, ठीक है। बहलोल ने सबसे पहले जो पहले क्या का वो है सूबेदार, ये पंजाब सर हिंद वाले रीजन का सूबेदार है। 1484 में जौनपुर को जीता इसने, बहलोली चांदी का सिक्का चलवाया और आम दरबार में नीचे गलीचे पर बैठता था, यानी कबीलाई शासन को इसने क्या दिया था, बढ़ावा। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 तक रहा था। कबीलाई शासन मोस्टली अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान उधर रहता था, क्योंकि गरीबी वाला एरिया था, उतने ज़्यादा संसाधन वहाँ पर नहीं है, हरियाली उतनी ज़्यादा नहीं है, पहाड़ी रेगिस्तान पड़ते हैं, ठीक है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, पानी उतना नहीं है, यानी इसलिए कि वहाँ पर कभी समृद्धि उन लोगों ने देखी नहीं थी। तो ये लोग जब भारत में, इनका जो आक्रमण करने का कारण था वो सबसे ज़्यादा यही होता था कि भारत समृद्ध था सारी चीज़ों से, इन यहाँ की भौगोलिक कंडीशन भी इतनी अच्छी थी, जैसे गंगा यमुना, और जो ऊपर पंचनद प्रदेश वाला पंजाब है, फिर उत्तर भारत के मैदान है, यहाँ पर अच्छी कृषि होती थी, ठीक है। और दक्षिण भारत की तरफ में जो मंदिर हैं उनमें दुनिया भर का सोना चांदी जवाहरात भरे रहते थे, और आज भी अगर कभी कोई किसी मंदिर का खजाना खुलता है उसमें दुनिया भर का खजाना प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की चीज़ों से आकर्षित होकर के भारत की तरफ आते थे। सिकंदर लोदी इसके बहलोल लोदी का पुत्र है। निजाम खां वो सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठता है। 1504 में आगरा नामक नगर की स्थापना करी और एक आगरा को राजधानी बना दिया, दिल्ली से आगरा ले आया राजधानी, ठीक है। बादलगढ़ की एक किला है उसको इसने बनवा दिया, जो कि आगे चलकर रेड फोर्ट ऑफ आगरा के नाम से कहलाया। रेड फोर्ट ऑफ आगरा, उसको लाल पत्थर लगवा करके रेड फोर्ट बना दिया गया। बादलगढ़ का जो महल है वो एक हिंदू शासक ने बनवाया था, परंतु इसने उसको किले के रूप में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। भूमि नाप के लिए 39 अंगुल, यानी अंगुल होती हैं, जैसे ये उंगलियां हैं ना, एक अंगुल होती है, एक दो अंगुल ये, तीन अंगुल ये, चार अंगुल ये, ऐसे करके इसने टोटल 39 अंगुल का एक गज बनाया, और उसको गज सिकंदरी कहा गया, क्योंकि उसका नाम था सिकंदर, तो गज इसने बनाया है 39 अंगुल का, इसलिए गज सिकंदरी उसको कहा जाने लगा। मुसलमान की कुप्रथाएं इसने बंद करवा दी, जैसे मुहर्रम पर ताजिए निकालना,
कहता है कि भाई जैसे मानते तो तुम अल्लाह को कि अल्लाह एक है, अब ये मुहर्रम किसके लिए निकाल रहे हो तुम? उसके नवासे के लिए, ठीक है, उसकी कुर्बानी के लिए। तो यानी इन सब चीज़ों को बंद करो, पीरों की दरगाह मज़ारों पर जाना बंद करो। इन पीरों की मज़ार पर तुम जा कर रहे हो, अल्लाह तो एक है, ये नए नए अल्लाह कहाँ से बना लिए तुमने? उनकी याद में जुलूस निकालना वगैरह ये सब इसने बंद करवा दिए। हिंदुओं के यमुना में स्नान करने पर इसने रोक लगा दी। और फारस में ये कविता लिखने का भी शौक रखता था, इसने गुलरुखी नाम से एक कविता संग्रह भी तैयार किया और कविताएं लिखता था। ठीक है, आयुर्वेद ग्रंथ था एक उसका इसने क्या करवाया, अनुवाद करवाया, फरंग सिकंदरी नाम से आयुर्वेद ग्रंथ का अनुवाद कराया। इसके टाइम पर भी कोई ज़्यादा इसने तरक्की करी नहीं, सिर्फ जौनपुर तक इसका शासन था। लाहौर, दिल्ली, ग्वालियर और जौनपुर, ये चार छोटे छोटे राज्य इसके दिल्ली डायनेस्टी में आते थे। इब्राहिम लोदी होता है इसके बाद में 1517 से 26 तक। सिकंदर लोदी का पुत्र है। अफगान सरदारों से इसको निर्विरोध स्वीकृति मिली क्योंकि एक अच्छा सरदार हुआ करता था। इब्राहिम का छोटा भाई जौनपुर गद्दी पर इसने बैठा दिया। जौनपुर पर इसलिए बैठा दी क्योंकि वो वाला एरिया इनके भाग से ना निकल पाए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा तो इनका राज्य है नहीं, ठीक है। उधर पंजाब लाहौर वाला जो भाग है वो इनके हाथ से पहले ही निकल चुका है। छोटी सी दिल्ली डायनेस्टी इनके पास में है। 1518 में ग्वालियर पर आक्रमण करता है, उसे जीत लेता है। अब इसकी जो लड़ाइयाँ हैं वो स्टार्ट होती हैं किससे? वो होती है राजपूतों से। राजपूतों में महत्वपूर्ण है महाराणा सांगा, जो कि मेवाड़ के राजा हैं। मेवाड़ के राजा से इसका सर्वप्रथम सामना होता है खातौली में। खातौली में इनकी बहुत भीषण लड़ाई होती है। खातौली का जो युद्ध हुआ वो हुआ कोटा में, जो आज का कोटा है। कोटा में इनका युद्ध होता है, ठीक है। और कोटा के इस युद्ध में पराजित होने के बाद में दोबारा से एक बड़ी सेना तैयार करता है कौन? ये तैयार करता है कि लोदी, ठीक है। लोदी की राजधानी आगरा है, आगरा से ग्वालियर की ज़्यादा दूरी नहीं है, तो ये ग्वालियर तक ही पहुंचता है कि उधर से हाँ जो धौलपुर के पास बाड़ी में राणा सांगा पहुंच जाता है अपनी सेना लेकर के। फिर दोबारा से लड़ाई होती है बाड़ी में। धौलपुर में एक स्थान पड़ता है बाड़ी। बाड़ी में एक युद्ध होता है इन दोनों के बीच में, और उसमें इब्राहिम लोदी पराजित हो जाता है और ज़्यादा इसके मंसूबे हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते। फिर एक होता है पानीपत का युद्ध। पानीपत के युद्ध बहुत ज़्यादा फेमस है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीन युद्ध हुए पानीपत के। पहला होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। दूसरा होता है अकबर और हेमू के बीच में। और तीसरा होता है मराठा वर्सेस अब्दाली, ठीक है। ये होता है तुम्हारा 1526 में, ये होता है 1556 में, और इसके लिए थोड़ा ज़्यादा लंबा टाइम कि जाता है, ये 1728 में होता है शायद, है ना। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का युद्ध हुआ। इब्राहिम युद्ध में मारा गया, दिल्ली सल्तनत का क्या हो गया? अंत हो गया। मुगल वंश की स्थापना कर दी बाबर ने। ये बाबर आया था फरगना से, फरगना अफगान में पड़ता है, वहाँ से आया था, ठीक है। इसने बीच काफ़ी लोगों को इकट्ठा करके एक बड़ी सेना लेकर के आया, और इब्राहिम लोदी के खिलाफ इसको जो बुलाया था वो बुलाया था बाबर ने। बाबर की जो महत्वाकांक्षा है वो थी कि दिल्ली सल्तनत पर मैं बैठूं, तो सपोर्ट किसका चाहिए कि भाई जैसे लाहौर सिंध ये वाला रीजन है इसको मैं बाबर के लिए दे दूंगा, और ये वाला जो रीजन है वो मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। मोहम्मद जो महाराणा सांगा है उसकी ये महत्वाकांक्षाएं थी, इसने उसको बुला लिया। बाबर ने इसको पराजित कर दिया। जब इसने देखा यार दिल्ली सल्तनत का जो इतना बड़ा शासक है, इतनी बड़ी सल्तनत है यहाँ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी, उसको मैंने इतनी आसानी से पराजित कर लिया, तो मैं कोई पागल हूँ तो झोली में देके किसी और के चला जाऊं? तो उसने ऐसा नहीं किया और उसने यहाँ पर रुकने का मन बना लिया। अब रुकने का मन बना लिया है तो फिर इसका जो सामना है वो किससे होगा? वो होगा बाबर से।
नहीं, हाँ, सांगा से। बाबर और सांगा की लड़ाई होगी कहाँ पर, तुम्हारे खानवा में। खानवा में एक लड़ाई होगी, इसको हम अगले मुगल एम्पायर वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उस पर लिंक पर जाके क्लिक करें, उस चैनल को ज्वाइन करें, टेलीग्राम ग्रुप को। वहाँ पर आपको इन सारे जो वीडियोज़ अपने हैं उस सब की PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी, और क्विज़ वगैरह भी आपको वहाँ पर अवेलेबल होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम सर।